नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत के संविधान की धारा 51A में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। क्या आप बता सकते हैं कि संविधान की इस भावना के आधार पर मौजूदा दौर में कौन सा ऐसा नेता है जो अपना कर्तव्य राजनीतिक क्षेत्र में पूरा कर रहा है? समाज में तो बहुत से लोग हैं, जैसे तर्कशील सोसाइटी के लोग जान जोखिम में डालकर काम करते रहते हैं। नरेंद्र दाभोलकर यही काम करते थे, उनकी हत्या कर दी गई। 24 और 25 जुलाई को दो दुखद खबर आई। अंतरिक्ष वैज्ञानिक UR राव नहीं रहे और खगोल शास्त्री शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल। 90 साल की उम्र में एक ऐसे शख्स का चला जाना जो पूरी जिंदगी वैज्ञानिक सोच के लिए समर्पित रहा हो, शोक समाचार तो है, मगर यह शोक उस उल्लास के बिना अधूरा रह जाएगा जिसे यशपाल विज्ञान के लिए जीते रहे। दिल्ली के लुधी क्रेमेटोरियम में शवदाह गृह में उन्हें अंतिम विदाई देते समय चंद लोग ही जमा हो सके। अपने जीवन में प्रोफेसर यशपाल देश के न जाने कितने स्कूलों में गए होंगे, लाखों बच्चों के बीच उन्होंने विज्ञान के किस्से बताए होंगे, लाखों लोगों से मिले होंगे, न जाने कितने हजारों लेख उन्होंने लिखे होंगे, कितनी यात्राएं की होंगी। विज्ञान को लेकर सार्वजनिक जीवन जीने वाले इस शख्स की अंतिम विदाई निजी यात्रा ही रही। बहुत कम लोग आए, शायद परिवार के लोग ही वहां गए। शायद वक्त ने हम में से किसी के लिए वक्त नहीं छोड़ा, या हमने यशपाल को छोड़ दिया। आप दर्शकों में से किसी न किसी के स्कूल में तो वे गए ही होंगे, आपके नहीं तो आपके बच्चों के स्कूल में। कभी यशपाल दूरदर्शन पर टर्निंग पॉइंट कार्यक्रम के जरिए घर घर में जाने गए। चैनलों की दुनिया में विज्ञान का वो पहला लोकप्रिय कार्यक्रम कहा जा सकता है। विज्ञान के कार्यक्रम आज भी हैं, मगर उनमें विज्ञान कम अंधविश्वास ज्यादा है। भारत के पत्रकार नाम विज्ञान का लेते हुए आस्थाओं के खंडहर में टॉर्च लेकर रातों को अंधविश्वास खोज रहे होते हैं। अब तो अंधविश्वास भी साइंस है और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर तो है ही। यशपाल जाते जाते वैज्ञानिक सोच की हार देखकर गए या जीत? यह सवाल उनके आखिरी क्षणों में किसी ने तो पूछा ही होगा, हम पूछेंगे। विज्ञान का चाहे जितना बड़ा संसार हो, वैज्ञानिक की यात्रा अकेले की होती है। किसी लैब में झांक कर देख सकते हैं। 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेते वक्त रामनाथ कोविंद ने कहा कि जो वैज्ञानिक है वो भी राष्ट्र निर्माता है, इसीलिए लोग उसकी अंतिम विदाई पे नहीं जाते। शायद वो प्रोफेसर यशपाल के लिए कह रहे हों, UR राव के लिए भी कह रहे हों, या बहुत लोगों के लिए भी। 24 जुलाई को बेंगलुरु में अंतरिक्ष विज्ञानी UR राव का निधन हो गया। राव साहब ने 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी में उनके योगदान की कहानी एक टीवी शो के बस की बात नहीं। 85 साल की उम्र में भी वे अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन और तिरुवनंतपुरम के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चांसलर रहे। 10 साल तक इसरो के चेयरमैन। PSLV, GSLV की रॉकेट की विकास यात्रा इनके बगैर पूरी नहीं हो सकती। 350 से अधिक साइंटिफिक टेक्निकल पेपर लिखा है, कई किताबें लिखी हैं। एक जीवन में कितना कुछ कर गए, अपने लिए नहीं, हमारे आपके लिए। 19 मार्च 2013 को वाशिंगटन DC के सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम में उनका नाम शामिल किया गया। वो पहले भारतीय थे। विज्ञान को आजकल हम टेक्नोलॉजी भी समझ लेते हैं, मगर दोनों में अंतर है। भारत में विज्ञान और कर्मकांड के झगड़े में हमेशा धर्म अपने खतरे लेकर बीच में आ जाता है। विज्ञान की बात एक सीमा से आगे करने पर धर्म विरोधी करार दिया जाता है। आज मिथक भी साइंस है, क्योंकि मिथक में जिनका यकीन है उन्हें लगता है कि उनके साथ सरकार भी है। इंटरनेट पर एक किताब मिली, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ जस्टिस R.A. जहांगीरदार। किताब का नाम ही है साइंटिफिक टेम्पर। इसमें साइंटिफिक टेम्पर के बारे में जस्टिस जहांगीरदार ने लिखा है कि एक मानसिक अवस्था है जिसमें जानने की प्यास होती है, जो ये मानती है कि देखते रहने से, प्रयोग करते रहने से और अनुभव करने से ज्ञान हासिल होता है, किया जा सकता है। अटकलों से ज्ञान अर्जित नहीं होता। जब तक साक्ष्य ना हो, सच्चा वैज्ञानिक मन स्वीकार नहीं करेगा। वैज्ञानिक मन सत्य से नहीं डरता। हो सकता है कि उसका सत्य समाज की स्थापित मान्यताओं के खिलाफ चला जाए। साइंटिफिक टेम्पर वैज्ञानिकों का ही एकाधिकार नहीं होता। सभी वैज्ञानिक अपने दैनिक जीवन में साइंटिफिक टेम्पर का इजहार भी नहीं करते। किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए कि एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र का प्रोफेसर सूर्य ग्रहण के बाद स्नान भी करता है। जस्टिस जहांगीरदार के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं, मगर इंटरनेट पर किताब मिल गई तो पहली पंक्ति से दिलचस्पी पैदा हो गई। इस किताब में एक और जानकारी मिली कि जुलाई 1981 में मुंबई के नेहरू सेंटर की तरफ से विद्वानों के एक समूह ने साइंटिफिक टेम्पर पर एक बयान जारी किया था। क्यों किया था यह मैं नहीं समझ सका, वहां तक नहीं पहुंचा। विज्ञान का तरीका ज्ञान अर्जित करने का एक ठोस रास्ता उपलब्ध कराता है। इंसान की समस्या को विज्ञान के अर्जित ज्ञान के आधार पर समझा और दूर भी किया जा सकता है। मानव जिंदगी के अस्तित्व और प्रगति के लिए जरूरी है कि जीवन के हर पहलू में, नैतिकता, राजनीति से लेकर अर्थशास्त्र तक में विज्ञान का इस्तेमाल हो। स्वीकार करना होगा कि विज्ञान से अर्जित ज्ञान ही सत्य के नजदीक है। यशपाल की खनकदार आवाज से विज्ञान जब निकलता था तो उस पर बस्ते का भारी बोझ नहीं होता था।
1993 में शिक्षा सुधार के लिए उनके नेतृत्व में बनी कमेटी के बगैर आप भारत में शिक्षा व्यवस्था की समस्या समाधान पर बात ही नहीं कर सकेंगे। वो इम्तिहानों को टाटा बाय बाय करना चाहते थे, बस्ते का बोझ हल्का करना चाहते थे, तथ्यों और सूचनाओं से लदी परीक्षाओं का आतंक कम करना चाहते थे। यशपाल चाहते थे कि समझ का विस्तार हो, सूचना की अनिवार्य भूमिका हो, मगर सिर्फ उसी की ना हो। युवा राव और प्रोफेसर यशपाल ने हमारी दुनिया को बड़ा बनाया। उनके जैसे एक और दीवाने हैं अरविंद गुप्ता। आईआईटी से पास करके विज्ञान को जीवन से जोड़ने निकल गए। उनकी एक वेबसाइट है www.arvindguptatoys.com। कभी इनकी वेबसाइट पर बच्चों को ले जाइएगा, खुद भी जाइएगा। हम उन्हें बहुत मुश्किल से हम लोग के कार्यक्रम में ले आए थे। अरविंद गुप्ता ने मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में विज्ञान को सरल बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं लिखा। न जाने कितने हजार स्कूलों में गए, कितने लाख बच्चों को अपने खिलौने से हंसाया और हंसते हंसते विज्ञान सिखा दिया। साइकिल और महिलाएं शानदार किताब है इनकी वेबसाइट पर। पुदुकोट्टाई जिले के कलेक्टर युवा आईएएस अफसर की कहानी है शीला रानी चुनकट की। कॉमिक्स की शक्ल में इस किताब में दिखाया गया है कि कैसे इस आईएएस अफसर ने अपने जिले की महिलाओं के लिए चल रहे साक्षरता अभियान में साइकिल सीखना अनिवार्य कर दिया। फिर क्या था, वहां की औरतें और लड़कियों की पूरी जिंदगी बदल गई। किस्सा पुराना ही होगा मगर पढ़कर रोमांच से भर गया। अरविंद गुप्ता की एक किताब खिलौने का बस्ता पढ़िएगा। अपने ऐसे खिलौने जीवन में ना तो दुकानों में जीवन में देखा होगा, ना कभी दुकानों में ये खिलौने मिलेंगे। ये सभी मुफ्त हैं, उनकी वेबसाइट पर हैं। ये वो वैज्ञानिक हैं जो बिना परीक्षा की तैयारी कराए आपको विज्ञान सिखा देते हैं। इतना कुछ इसलिए बताया कि लगे ना कि सब कुछ खाली है, बल्कि यह लगे कि प्रोफेसर यशपाल जैसे, दाभोलकर जैसे और राव साहब जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, बस उन्हें कम लोग जानते हैं। हम प्रोफेसर यशपाल को कैसे याद करें, खासकर आज जब आस्था विज्ञान पर भारी है। बल्कि विज्ञान के लिए सिर्फ वही जगह बची हुई दिखाई देती है जहां स्मार्टफोन है और वाईफाई है। उमा सुधीर हमारी सहयोगी हैं हैदराबाद से। उन्होंने आज ही गांधी अस्पताल से तस्वीर भेजी है। यहाँ के गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स विभाग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर हरि अनुपमा। उन्होंने यहाँ महामृत्युंजय का जाप कराया ताकि मातृ और शिशु मृत्यु दर कम हो सके। सरकार बेवजह इतने सालों से इससे कमी के लिए एनएचआरएम जैसी योजनाओं पर अरबों रुपए खर्च कर रही थी। तुरंत बंद करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही भारत में विज्ञान की हार का ऐलान होने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार तो अस्पतालों में ज्योतिष बिठाने जा रही है जो मात्र 5 रुपए में बीमारी बता देंगे। ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जहां विज्ञान बेचारा है। ज्योतिष में लोगों का यकीन तो है, मगर इतना कि अब शिशु और मातृ शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए पूजा पाठ का काम आ सकता था। ये नई खोज है। प्रोफेसर यशपाल को हम याद करना चाहते हैं। उनके ना होने से क्या होता हुआ दिख रहा है और उनके होने पर क्या क्या हुआ करता था। हमारे साथ प्रोफेसर पूर्वानंद हैं यहाँ दिल्ली से, और जयंत विष्णु नार्लिकर साहब हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक। आपने मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में न जाने क्या क्या लिखा और कितना कुछ लिखा। नार्लिकर साहब, चूंकि आप स्काइप से हैं और हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपसे ही पहला सवाल करना चाहता हूं कि आज के दर्शकों के लिए उनकी अंतिम विदाई पर देखिए 10-5 लोग भी नहीं जा सके, फिर भी जो लोग घरों में इस वक्त देख रहे हैं वो कैसे याद करें कि प्रोफेसर यशपाल जैसा कोई शख्स उनके बीच से गया है। प्रोफेसर यशपाल चाहते थे कि जो साइंटिफिक टेम्पर है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये बच्चों तक अच्छी तरह फैले। अब बड़ों की आशा छोड़ दीजिए, लेकिन स्कूल के बच्चे जो हैं उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण आचरण में लाने की उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। और उस हिसाब से हमें ये चाहिए कि जैसे कि यशपाल जी का सवाल, ये प्रयास रहा था कि हम अनेक मार्गों से बच्चों को ये सिखाएं कि कोई भी प्रश्न उनके सामने आए तो उसको किसी के खाली कहने से ये जवाब है वो जवाब है, उनको रुकना नहीं चाहिए। आगे चलकर उसकी अधिक जानकारी लेनी चाहिए, तभी वो बता सकते हैं कि उन्होंने क्या देखा, क्या सुना। ये सब काम आप लोगों ने अपने जुनून से किया या कहीं और से प्रेरणा पाकर? मैं इसलिए भी जानना चाहता हूं कि आज आपको लगता है कि पूरी जिंदगी आपने, अरविंद गुप्ता ने, प्रोफेसर यशपाल जैसे लोगों ने, पुष्प जी हैं, पुष्प भार्गव, उनका लेख में हिंदू में पढ़ रहा था कि 85 साल हो गए किसी को विज्ञान में नोबेल प्राइज नहीं मिला, क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर की हालत यह है कि जब उन्होंने एक साइंटिफिक टेम्पर के लिए सोसाइटी बनाई तो उसके स्टेटमेंट पर वैज्ञानिकों ने ही दस्तखत करने से मना कर दिया। और विज्ञान के खिलाफ जो बातें की जाती हैं उसमें साइंस एकेडमी के लोग नहीं बोलते, वैज्ञानिक नहीं बोलते हैं।
ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें अपने जो साइट्स हैं, हमारी दृष्टि कहाँ तक हम ले जा सकते हैं, तो मेरे मेरे विचार से ये साइंटिस्ट की लिस्ट की सूची लेकर उस पर साइन करने के बजाय हमें चाहिए कि हमारे नेबरहुड में जो बच्चे हैं उनको हम सवाल करके आगे बढ़ने को उद्युक्त करें तो अच्छा रहेगा। अपूर्वानंद जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं आज के संदर्भ में यशपाल जी के ना होने का। मुझे लग रहा था कि एक खासा विडंबनापूर्ण क्षण है जिसमें यशपाल हमसे विदा हुए। जाहिर है कि अंतिम हाँ, हम गए थे। मुझे अफसोस रहा कि मैं पिछले महीनों में उनसे मिल नहीं सका। लेकिन जो चीज़ यशपाल को ख़ास बनाती है वह है इस बात पर जोर देना कि आपको बच्चों की तरह सवाल करना चाहिए। आप में इतनी निर्दोषिता होनी चाहिए कि आप उस साहस और उस निश्चलता के साथ प्रश्न कर सकें। इसका अर्थ यह है कि आप पर कोई बाहरी दबाव, वह बाहरी दबाव माता पिता का हो सकता है, परिवार का हो सकता है, सामाजिक दबाव हो सकता है, राष्ट्र का दबाव हो सकता है, इनमें से कोई भी दबाव बच्चे पर नहीं होना चाहिए। यह यशपाल का पहला सिद्धांत था। प्रश्न करने की आजादी, प्रश्न करने का साहस और प्रश्न करने का उल्लास, तीनों चीजें साथ मिली हुई। और इसीलिए यशपाल का एक बहुत लोकप्रिय काम था जिसमें वे बच्चों से प्रश्न आमंत्रित करते थे। कई अखबारों में उनके स्तंभ थे और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने, नेशनल बुक ट्रस्ट ने उनकी किताब भी छापी, एनसीईआरटी ने, जो बच्चों ने जो सवाल किए हैं उनके यशपाल उत्तर दे रहे हैं, उनकी किताब है। और आज उनके बड़े बेटे मुझसे कह रहे थे कि इसी एक साल में जब वो नीम बेहोशी की हालत में भी थे और कभी असलियत में लौट आते थे और अब कभी किसी दूसरी असलियत में पहुंच जाते थे, उस बीच उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जब तुम मुझसे सवाल करते हो तो हो सकता है कि किसी एक सवाल का एक निश्चित जवाब हो। जैसे अगर तुम मुझसे पूछो कि बाहर बारिश हो रही है कि नहीं, तो मैं बता सकता हूं। लेकिन एक ऐसा सवाल भी हो सकता है जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं होगा और उसके बारे में मुझे काफी सोचना पड़ेगा और उसमें हो सकता है तुम्हारा उत्तर अलग हो और मेरा उत्तर अलग हो। और यह खास चीज है जो यशपाल को दूसरे वैज्ञानिकों से अलग बना देती है। यानी वे, आप जब खुद बच्चे उनसे प्रश्न करते हैं तो वे देख सकते हैं कि यशपाल स्वयं जूझ रहे हैं। वे तुरंत उत्तर नहीं दे रहे हैं, उत्तर तैयार नहीं है। दरअसल प्रश्न करने और उत्तर खोजने के बीच में ही ज्ञान का निर्माण होता है। और इसीलिए यशपाल ने जो 1992-93 में जिस रिपोर्ट का जिक्र आपने किया, उस रिपोर्ट में कहा और बाद में जिस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया से वो जुड़े, उसके अध्यक्ष हुए 2004-05 में, उसमें उन्होंने कहा कि ज्ञान कक्षा में बनता है और वह छात्र और शिक्षक दोनों की भागीदारी से बनता है। वो बाहर से नहीं आता है। न तो शिक्षक डाकिया है जो ज्ञान लेकर आता है और न बच्चा बर्तन है जो ज्ञान को अपने अंदर ले लेता है। तो यह अहंकार किसी को नहीं होना चाहिए। वह राष्ट्र हो, अध्यापक हो, बाहर का कोई विशेषज्ञ हो, वैज्ञानिक हो, कि वह ज्ञान निर्माण कर देगा और अध्यापक का काम मात्र उस ज्ञान को पहुंचा देना होगा। बार बार 1992-93 की रिपोर्ट में भी, जो बहुत पतली सी रिपोर्ट है लेकिन क्रांतिकारी है, और वह इस वजह से क्रांतिकारी है कि उस रिपोर्ट का नाम है लर्निंग विदाउट बर्डन। उससे लोगों को भ्रम यह हुआ कि दरअसल बस्ते के भौतिक बोझ की बात हो रही है। यशपाल ये कह रहे थे कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात यह कह रहा हूं कि बच्चे को समझ की आजादी है कि नहीं। और एक दिलचस्प मुहावरा उन्होंने गढ़ा, वो था कि क्या आपकी पूरी शिक्षा बच्चे में समझ का चस्का पैदा करती है कि नहीं। तो बार बार वो कहते थे नारे की तरह, समझ का चस्का पैदा कर दे, बात खत्म हो जाएगी, चस्का लगा दो बस। यह काम आपकी पाठ्यपुस्तकें कर रही हैं कि नहीं, आपकी कक्षा कर रही है कि नहीं। लेकिन आपकी पाठ्यपुस्तकें यदि अधुनातन सूचनाओं से लदी पड़ी हैं
और आपको इस बात की बेचैनी है कि आपका बच्चा पिछड़ न जाए, तो आप उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको खुलापन नहीं दे रही है, वह कक्षा में अपने प्रश्न पूछने की आज़ादी नहीं दे रही है। और बार बार यह कहा जाता है, जिसको यशपाल मजाक में कहा करते थे, कि जब बच्चा उठ के सवाल करता है तो कहा जाता है कि यह सवाल सिलेबस का सवाल नहीं है। लेकिन बच्चे को हमेशा सिलेबस के बाहर का सवाल करना चाहिए और अध्यापक को उस जवाब से जूझना चाहिए। तो अगर यशपाल की वैज्ञानिक चेतना या वैज्ञानिक संवेदना को हमें समझना हो, तो उसकी शुरुआत यहां से होती है, सवाल करने से। और इसीलिए मैंने कहा कि समझ का चस्का पैदा करने से। और सवाल का जवाब एक नहीं होगा और वह किसी आधिकारिक स्रोत से नहीं आएगा। वह जवाब खोजने की आजादी मेरी है, और वह आधिकारिक स्रोत कोई भी हो सकता है, राष्ट्र भी हो सकता है। तो उस अर्थ में यशपाल राष्ट्रवादी भी नहीं थे, जिस अर्थ में बाकी सारे लोग बेचैन होकर खुद को कहने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि यह एक विडंबनापूर्ण क्षण था, क्योंकि यशपाल देख रहे थे पिछले 4, 5, 6 वर्षों में, 10 वर्षों में, कि आज़ादी के वक्त नेहरू युग की शुरुआत में उन्होंने जिस उत्साह से विज्ञान को लिया, जिस उत्साह से उन्होंने अंतरिक्ष को देखा, जिस उत्साह से उन्होंने भारत को बनाने की कोशिश की, वह अब किस परिणति को पहुंच रहा है। मैं साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहा था नार्लिकर साहब से, एक स्टेटमेंट की मैंने बात की, और संवैधानिक दायित्व भी है उसमें। हमारा संविधान हमसे उम्मीद करता है, हर नागरिक से, कि हम वैज्ञानिक सोच का वो करें। लेकिन मैं आप दोनों से, पहले आपसे और फिर नार्लिकर साहब से जानना चाहता हूं, जब भी ये बात लेके कोई आगे बढ़ता है, धर्म, आस्था और कर्मकांड, अब तो कर्मकांड को भी बहुत सारा उसको कवरेज मिल गया है कि वो भी एक साइंस में आ गया है, वो भी जिसको एक तरह से धर्म वाले भी कर्मकांड को कभी बुरा मानते थे, वो भी अब उसको विज्ञान के दायरे में ले आए हैं। ये झगड़ा हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट देने से नहीं होगा, बच्चों के बीच जाकर उसकी समझदारी विकसित करने से होगा। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। हाँ, कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको खड़ा होकर यह कहना पड़ता है कि अभी जो हमारे यहाँ हो रहा है, खासकर अधिकारी जो कर रहे हैं, आधिकारिक स्रोतों से जो हो रहा है, वह गलत है। वह सिर्फ विज्ञान विरोधी नहीं है, विज्ञान विरोधी होने के कारण वो मनुष्य विरोधी भी है। और इसी वजह से यह बात नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी तो कह पाए, और वेंकी ने लानत भेजी यहाँ की विज्ञान कांग्रेस पर, और कहा कि आपने बर्दाश्त कैसे कर लिया जो नाटक हो रहा है, जो सर्कस हो रहा है विज्ञान के नाम पर यहाँ। यह बात वे कह सके, यह बात अमेरिका के वैज्ञानिक बयान देकर कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल जिस व्यवस्था को पैदा कर रहे हैं वह विज्ञान विरोधी है। वे बयान दे रहे हैं। अमेरिका के साइको एनालिस्ट, वे भी एक तरह के वैज्ञानिक हैं, वे बयान दे रहे हैं कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति होना अमेरिका के लिए खतरनाक है। तो वे दरअसल अपने पेशे की जमीन पर खड़े होकर बोल रहे हैं, अपने ज्ञान की जमीन पर खड़े होकर बोल रहे हैं। वे देख रहे हैं कि उनके ज्ञान को खतरा है। जिस प्रकार का अमेरिकी वाद या जिस प्रकार का अमेरिकी राष्ट्रवाद डोनाल्ड ट्रंप प्रस्तुत कर रहे हैं, वह साइको एनालिसिस के लिए, वह मनोविज्ञान के लिए, वह विज्ञान के लिए, वह मानविकी के लिए खतरा है। तो उनको बोलना ही पड़ेगा और अपने ज्ञान की जमीन पर खड़ा होकर बोलना पड़ेगा। नार्लिकर साहब, अगर संपर्क है, हाँ, ये जो बॉम्बे का, तब के बॉम्बे का स्टेटमेंट है जो जहांगीरदार साहब ने अपनी किताब में लिखा है, कि उसमें एक बात है कि विज्ञान को नैतिकता, एथिक्स और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, इनमें भी लागू किया जा सकता है। अभी अपूर्वानंद ने अमेरिका का उदाहरण दिया कि वहाँ के वैज्ञानिकों ने ट्रंप की राजनीति में जो प्रवृत्ति देखी, जो ट्रेंड देखे हैं, उसे विज्ञान विरोधी बताया, उसे नागरिकों के विरोधी बताया। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि जब ऐसा वक्त आता है तब भारत के वैज्ञानिक क्यों नहीं बोलते हैं? अगर वैज्ञानिक अपने पेशे की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर वो सिर्फ इसलिए कि वो एक रिसर्च कर रहे हैं, कमरे में बंद हैं, दुनिया समाज के लिए वो जरूर काम कर रहे हैं, पर क्या ये उनके राष्ट्र निर्माण का हिस्सा नहीं है उनकी तरफ से कि लैब के बाहर जिस तरह की राजनीति होती है या जिस तरह की समझ बनाई जाती है वो विज्ञान विरोधी है?
तो उन्हें आकर खुलकर बोलना चाहिए। ॲस्ट्रॉलॉजीच्या बद्दल बोल. देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कुछ साल पहले यूजीसी ने एक नियम बनाया कि एस्ट्रोलॉजी, जिसको फलित ज्योतिष बोलते हैं, वो विज्ञान का एक भाग समझ के उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए, उस पर रिसर्च होनी चाहिए। तो ये जो कल्पना उन्होंने रखी और उसको रूल बनाया, उस समय हम लोगों में से काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया और बताया कि फलित ज्योतिष विज्ञान नहीं है, इसके काफ़ी टेस्ट हो चुके हैं, विज्ञान है या नहीं ये जानने के लिए, हर वक्त वो फेल हुआ है। ये सब हमने बताया, लेकिन हमारे साथ आने के लिए और वैज्ञानिक बहुत कम आगे आए। तो आप जो बता रहे हैं उस वैसा अभी होता जो है। हिंदू वाले लेख का जिक्र कर रहा हूं सर, जिसमें पुष्पा सतीश रमन, जिनके नाम पर रिसर्च सेंटर है, सतीश धवन और एक तीसरे व्यक्ति, इन तीनों ने जो साइंटिफिक टेम्पर सोसाइटी बनाई थी, तो पुष्पा ने लिखा है, पुष्प भार्गव ने लिखा है हिंदू में कि जब इसी ज्योतिष वाले प्रकरण पर जब वो प्रशांत भूषण के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर रहे थे, तो कोई वैज्ञानिक ही नहीं आया उनके समर्थन में। इस बारे में मुझे एक और पॉइंट बनाना है, आपके सामने रखना है जी। कि जब हम लोग किसी अंधविश्वास को बुरा मानते हैं या बुरा बतलाते हैं, तो उस समय जिसके मन में वो अंधविश्वास रहता है, वो ये चाहता है कि वो और भी उसको पकड़ के रखे। जितना आप कहेंगे कि इस अंधविश्वास को हटाओ, वो उसको अपने साथ रखेगा। जैसे कि आपने वो कहानी सुनी होगी कि सूरज और हवा में ये कंपटीशन थी कि कौन स्ट्रांग है, कौन अधिक पावरफुल है। तो उन्होंने कहा वो आदमी जा रहा है कोट पहन के, तो उस आदमी का कोट जो उतार सके वो हम दोनों में से स्ट्रांग है। तो जो हवा थी वो बहुत तेज बहने लगी, इसलिए कि वो उसके ऊपर से वो कोट उड़ा दे। लेकिन जैसे जैसे वो कोट उड़ने की संभावना आई, उसने उसको अच्छी तरह से पकड़ के रखा और वो कोट निकला नहीं। लेकिन सूरज ने क्या किया, वो जरा धीरे से और प्रकाश देने लगा, उससे जो गर्मी आई उसके कारण उसने अपना कोट निकाल के रख दिया। तो इसमें तो मुझे ये कहना है कि जब किसी अंधविश्वास को बहुत आक्रामक भाषा में बोलते हैं कि ये अंधविश्वास, इसको दूर रखो, तो जो अंधविश्वास रखता है वो कहेगा मैं और रखूंगा। उसके लिए आपको कुछ समझाने का भाग रखना चाहिए, भाषा होनी चाहिए। एक डॉक्टर एसपी सती हैं, उन्होंने टर्निंग पॉइंट के एक वाक्य का जिक्र अभी बताया है कि जिसमें प्रोफेसर यशपाल ने कहा था कि ज्योतिष ऐसी बंद घड़ी है जो दिन में 2 बार सही समय बता देती है। तो बोलने और उसमें मैं आपकी एक कहानी भी पढ़ रहा था अभी शो में आने से पहले, नार्लिकर साहब, वामन की वापसी, तो जिसमें एक वामन रोबोट है, वो अपनी तरह का रोबोट बनाते जाता है और इंसान ही खत्म हो जाते हैं। तो जहां आप कहते हैं कि यूटोपिया में जो जीने लगते हैं वहां जीवन जाकर समाप्त हो जाता है, ऐसा कहते हैं। पर जो कहानी उन्होंने बताई आज के राजनीतिक संदर्भ में, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं नार्लिकर साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि आप अंधविश्वास के खिलाफ सिर्फ नारे लगाकर उसे खत्म नहीं कर सकते। दरअसल वैज्ञानिक संवेदना कोई अलग से पढ़ाई जाने की चीज नहीं है, और ना ही साइंस के टीचरों के पास सुरक्षित और है। ना सिर्फ विज्ञान की कक्षा में पढ़ाई जाने की चीज है। भाषा के साथ आपका क्या रवैया होगा, मनुष्यों का एक दूसरे के बीच क्या रवैया होगा, राष्ट्रों का एक दूसरे के साथ क्या संबंध होगा, यह सब कुछ वैज्ञानिक संवेदना के अंतर्गत आता है। आपने शुरू में जो उद्धरण पढ़ा था वह बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कहा क्या गया है? उसमें कहा गया है कि मुझे प्रयोग करने की आजादी होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि मैं यह कह रहा हूं कोई भी सत्य अंतिम नहीं है। मैं आज जिसे सत्य कह रहा हूं वह कल उस पर सवाल उठेगा और उस पर सवाल उठाने की आजादी सबको होगी। लेकिन क्या यह सिर्फ इस बारे में है कि न्यूटन ने एक सिद्धांत गढ़ा जिसको बाद में आइंस्टीन ने ध्वस्त किया, इसलिए न्यूटन कहा जाता है कि न्यूटन की दुनिया के जगह आइंस्टीन की दुनिया आ गई। क्या ये सिर्फ वहां होगा?
क्या ये सिर्फ बाकी सिद्धांतों में नहीं होगा? तो वह राष्ट्र के बारे में भी हो सकता है, वो मनुष्य की समझ के बारे में भी हो सकता है। तो बुनियादी चीज यह समझना है कि मैं किसी भी चीज पर सवाल कर सकता हूं, यह मेरा बुनियादी अधिकार है मनुष्य होने के कारण, और यह अधिकार मुझे किसी से प्राप्त नहीं हुआ है, यह स्वतः प्राप्त है। मेरे मनुष्य होने के चलते ही मुझे यह अधिकार प्राप्त हुआ है। मुझे यह अधिकार कोई भी नहीं देता, बाहरी सत्ता कोई भी नहीं देती, और किसी बाहरी सत्ता को इसका हक नहीं कि वो इसका नियंत्रण कर सके। तो यह इसलिए उस शुरुआती उद्धरण को याद रखने की हमें जरूरत है कि हम बार बार प्रयोग करेंगे। हमने जिसे अभी सत्य माना है, आगे की पीढ़ी जब प्रयोग करके देखना चाहेगी कि वो ठीक है कि नहीं, हम उसे आजादी देंगे, हम उसके हाथ नहीं बांध लेंगे। मैं आप लोगों के आपसे फिर आखिरी थोड़ा सा समय कम बचा है, मेरा एक सवाल उसमें था कि क्या जाते जाते यशपाल ने विज्ञान की हार देखी, या उन लोगों का जो भी प्रयास है, प्रोफेसर यशपाल, नार्लिकर साहब या अरविंद गुप्ता जैसे जुनूनी लोगों का, उसकी एक जीत है, या वो एक ठोस जगह पर पहुंचती हुई दिखी, देख कर गए वो की जो बात हुई थी। यशपाल के साथ जो एक खास चीज थी, वो ये कि वे दुर्धर्ष आशावादी थे। मैं उनके मुकाबले युवा हूं, लेकिन जब भी मैं निराश होकर पहुंचता था, यशपाल का कहना था कि हार नहीं है, क्योंकि अगर तुम संघर्ष नहीं कर रहे हो और तुम्हें ऐसा लगता है तुम पहुंच गए और हर चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए, तो फिर तुम्हारे होने का फायदा क्या है? तो हम लोग बार बार जो यशपाल के पास जाते थे निराशा के क्षणों में, वो इसलिए कि वहां से एक ऊर्जा खुराक, एक ऊर्जा हमें मिल जाएगी, जो एक तरह की कॉस्मिक किरण जिसके वे विशेषज्ञ थे, उसको लेकर वापस लौट आते थे कि नहीं, हार नहीं है। इसलिए आपने यह कहा कि विज्ञान, क्या उन्होंने विज्ञान की हार देखी? उन्होंने यह देखा कि संघर्ष का एक नया दौर शुरू हो गया है और उसमें लग जाना चाहिए। नार्लिकर साहब, अभी शुरू में मैंने एक हैदराबाद के हॉस्पिटल का जिक्र किया कि वहां पर एक पूजा का आयोजन हो रहा है ताकि चाइल्ड और इन्फेंट और जो मदर है उसकी मृत्यु दर, जो प्रसव के दौरान महिलाओं की मौत हो जाती है, माँओं की और नवजात बच्चों की, उसमें कमी आ सके। एक वैज्ञानिक के नाते इसका बड़ा राजनीतिक समर्थन भी है, सामाजिक समर्थन भी है, पारिवारिक समर्थन भी है। फिर भी आपका वैज्ञानिक मन इन सब प्रवृत्तियों पर क्या कहता है? ये आज से नहीं है, पहले से ही है, लेकिन फिर भी एक अस्पताल के भीतर मेरे ख्याल से ये कहना उचित होगा कि इस तरह के जो विश्वास हमको देखने को मिलते हैं, वो वास्तव में, जैसा कि पहले आपके डिस्कशन में हुआ था, टेस्टिंग करके पास नहीं हुए हैं। वो कोई भी कल्पना आप मानते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है कि अगर आपने पूरी तरह से उसकी जांच की हो, तब उसी को आप मान सकते हैं। तो ये जो उदाहरण आप दे रहे हैं, या और भी ऐसे ही उदाहरण होते रहते हैं, ये सब जो पहले से विचार चले आते हैं उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी जांच करके या टेस्ट करके कुछ नया उन्हें नहीं, उन्होंने किया, टेस्ट करने की कल्पना ही उनको स्वीकार नहीं रहती, क्योंकि वो कहते हैं ये विश्वास है, इसको हम विश्वास मानेंगे चाहे आप जो कुछ कहो। तो इस तरह का जो विरोध हमको मिलता है, यशपाल जैसे आपने अभी कहा, तो वो भी आशावादी थे कि जो बच्चे हैं उनसे हम अधिक अच्छी तरह से वार्तालाप कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। तो मैं खुद समझता हूँ बच्चों को, ठीक है, बच्चों के माता पिताओं से बात करना मुश्किल होता है। पीछे से आपकी पत्नी की आवाज आ रही है, मेरा नमस्कार कहिएगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि नार्लिकर साहब के बोलने में जो इत्मीनान है, आप उसे नोट करिए। आप यशपाल के पास जब भी जाते, आपको यही इत्मीनान मिलता, इत्मीनान और खुशी। और वैज्ञानिक के पास जाकर अगर आपको ये दो चीजें न मिलें, तो उसके वैज्ञानिक होने में संदेह है। बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वानंद जी। नार्लिकर साहब, इसी इत्मीनान के साथ आपने प्रोफेसर यशपाल को याद करने में हमारी मदद की, हमारे दर्शकों को याद करने में उनकी मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद
हमारे नेता लोग क्या कारस्तानी कर रहे हैं वो बताता हूं। छत्तीसगढ़ की खबर है। छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार के सबसे कद्दावर मंत्रियों में से एक ब्रजमोहन अग्रवाल विवादों में हैं। उनकी पत्नी सविता अग्रवाल पर आरोप लगा है कि वो जंगल की जमीन पर एक आलीशान रिजॉर्ट बनवा रही हैं। आरोप है कि जमीन किसी शख्स ने वन विभाग को दान की थी, जिसे सितंबर 2009 में सविता अग्रवाल ने खरीद लिया। सौदे के वक्त भी रमन सिंह सरकार के कई अधिकारियों ने इस सौदे पर सवाल उठाए, लेकिन मंत्री जी की पत्नी ने उन्हें नकार दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने शानदार स्टोरी की है, गूगल से निकालकर पढ़िएगा। मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि उनकी पत्नी ने कुछ भी गलत नहीं किया। उधर विवाद बढ़ने पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मामले पर रिपोर्ट तलब की है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। ये छत्तीसगढ़ बीजेपी का सबसे लोकप्रिय चेहरा है। इन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं, ऐसा हम नहीं, मंत्री जी की वेबसाइट में खुद लिखा है। छत्तीसगढ़ सरकार में ये कृषि, पशुपालन, मत्स्य और जल संसाधन जैसे भारी भरकम महकमे संभालते हैं। नाम है ब्रजमोहन अग्रवाल। प्यार से लोग इन्हें मोहन भैया कहते हैं। मोहन भैया की पत्नी सविता अग्रवाल जंगल की जमीन पर ये आलीशान रिजॉर्ट बनवा रही हैं। इस रिजॉर्ट पर उठे सवाल की वजह से मंत्री जी का लंबा चौड़ा परिचय देना पड़ा। दस्तावेजों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले के सिरपुर इलाके के पास श्याम वाटिका नाम के इस रिजॉर्ट को 4.12 एकड़ सरकारी जमीन खरीदकर बनाया जा रहा है। बनाने के लिए आदित्य सृजन प्राइवेट लिमिटेड और पूर्वासा वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड ने जमीन खरीदी है। आदित्य सृजन की निदेशक सविता अग्रवाल और मंत्री जी के बेटे अभिषेक अग्रवाल हैं और पूर्वासा वाणिज्य के एक डायरेक्टर अभिषेक अग्रवाल भी हैं। जब रिजॉर्ट को लेकर सवाल मंत्री जी के महकमे से पूछे गए तो उन्होंने कह दिया इस पर कार्रवाई संभव नहीं है। मंत्री जी ने भी कहा सब कानून के तहत हुआ है। हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। हमने जो कुछ किया है वो पूरे नियमों के तहत किया है और हमने जिस जमीन के बारे में कि मेरी श्रीमती जी या मेरे सुपुत्र के नाम से जिस जमीन का उल्लेख किया जा रहा है, हमने जिस किसान से खरीदा है उस समय उस किसान के नाम पर वो जमीन थी और उस किसान से हमने खरीदा है। तो हमारी तरफ से मुझे लगता है कि हमारे किसी भी पक्ष की कोई गलती नहीं है और अगर कोई गलती है तो बेचने वाले की है। बताया जा रहा है कि जमीन को विष्णु साहू नाम के एक शख्स ने वन विभाग को दान में दिया था। सितंबर 2009 में सविता अग्रवाल ने इस जमीन को खरीदा। सौदे के वक्त भी कई सरकारी अधिकारियों ने इस सौदे पर सवाल उठाए थे, बावजूद इसके जमीन का सौदा हुआ। सरकार अब कह रही है कि वो जांच करवाएगी। मुख्य सचिव को मैंने निर्देशित किया है कि एक डिटेल रिपोर्ट मुझे तत्काल भिजवाएं ताकि मैं देखूं उसमें क्या क्या उसमें जानकारियां हैं और कलेक्टर से भी, महासमुंद कलेक्टर से भी एक प्रतिवेदन मंगा लें ताकि सारे तथ्य सामने आए और फिर आगे क्या हम इसमें कार्रवाई करते हैं वो देखेंगे। ब्रजमोहन अग्रवाल 1990 से रायपुर से विधायक हैं। जब कथित सरकारी जमीन का सौदा हुआ तब उनके पास शिक्षा, लोक निर्माण, संसदीय कार्य, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय था। दस्तावेजों के मुताबिक 2 मार्च 1994 को झलकी गांव के विष्णु साहू और 5 किसानों ने अपनी 4.12 एकड़ जमीन अविभाजित मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग को दानपत्र के रूप में दी। दानपत्र व्यवस्था के तहत कोई व्यक्ति अपनी जमीन सार्वजनिक काम के लिए दान में दे सकता है, लेकिन कुछ ही वक्त बाद 61 एकड़ जमीन के इस भूभाग को वन विभाग को सौंप दिया गया। जमीन रजिस्ट्री रिकॉर्ड के अनुसार मंत्री जी की पत्नी ने खसरा नंबर 1.38, 1.37 की कुल 4.12 एकड़ जमीन 12 सितंबर 2009 को 5,30,600 रुपए में खरीदी। वन मंत्रालय भी मामला सामने आने के बाद जांच की बात कह रहा है। ऐसा कि शिकायत आया है, उसका हम परीक्षण करा रहे हैं कि कितना उनका जमीन है, कितना फॉरेस्ट लैंड है, और जांच के बाद ही हम स्थिति स्पष्ट हो पाएगा। क्या शिकायत है? अब शिकायत डायरेक्ट अपने पास नहीं आई है। अब मानिए कल ये बात हो रही थी, उसमें विभाग परीक्षण कर रहा है, उसके आने बाद पता करेंगे। विपक्ष मामले में अब सीधी कार्रवाई चाहता है। ये मामला प्रथम दृष्टया बहुत ही गंभीर है। सरकारी मिलीभगत, मंत्री के दबाव के बिना यह संभव नहीं था। इसीलिए हम इस मांग को फिर दोहराते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी जांच बहुत ही गंभीरता से कराएं और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम इस मामले को विधानसभा सत्र में भी उठाने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी को लगता है कि उन्होंने सारा काम कानून के दायरे में ही किया है,
लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये मामला हितों के टकराव का है और मंत्री को फौरन बर्खास्त किया जाना चाहिए। रायपुर में खोमेंद्र देशमुख और भोपाल में कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। पच्चीस जुलाई का दिन रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति भवन में पहुंचने का भी दिन है। इस पूरी यात्रा को हमने तस्वीरों के जरिए आप तक समेट कर लाने की कोशिश की है। देखिए। वो चाचा जी है। कितना कैसा अनुभव है आज राष्ट्रपति भवन आए? बहुत फील कर रहे हैं और ये शायद एक एक पल एक एक मोमेंट शायद लाइफ में हमेशा के लिए रहेंगे। छोटे से परिवार का एक सदस्य आज राष्ट्रपति भवन में पहुंच गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि हमारे चाचा आज इस पद पे पहुंचे हुए हैं। 17 लोग आए हुए हैं जी कानपुर देहात से। हाँ 17 लोग कानपुर देहात से आए। सभी रिश्तेदार हैं? सभी रिश्तेदार हैं। फैमिली लोग हैं। कोविंद जी से मुलाकात हुई है राष्ट्रपति बनने के बाद? सर अभी तो नहीं हो पाई है। समय भी दिया था लेकिन मीटिंग वगैरह चल रही थी इसलिए लोगों को समय भी नहीं दे पाए। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और हमें सुरक्षित रखने वाले सशस्त्र बल राष्ट्र निर्माता हैं। जो पुलिस और अर्धसैनिक बल आतंकवाद और अपराधों से लड़ रहे हैं वो राष्ट्र निर्माता है। जो किसान तपती धूप में देश के लोगों के लिए अन्न उपजा रहा है वो राष्ट्र निर्माता है। जो वैज्ञानिक 24 घंटे अथक परिश्रम कर रहा है, भारतीय अंतरिक्ष मिशन को मंगल तक ले जा रहा है या किसी वैक्सीन का आविष्कार कर रहा है वो राष्ट्र निर्माता है। 21वीं सदी का भारत ऐसा भारत होगा जो हमारे पुरातन मूल्यों के अनुरूप होने के साथ चौथी औद्योगिक क्रांति को भी विस्तार देगा। इसमें न कोई विरोधाभास है और न ही किसी तरह के विकल्प का प्रश्न उठता है। हमें अपनी परंपरा और प्रौद्योगिकी, प्राचीन भारत के ज्ञान और समकालीन भारत के विज्ञान को साथ लेकर चलना है। हमारा उम्मीद है उन्होंने अच्छे से काम करेंगे, अच्छा रहेंगे। देखो राष्ट्रपति जी का साथ कैसे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का रिश्ता रहता है वह कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा एनडीटीवी नीचे कर दो। और हमारे लिए इतना गौरव का विषय है। पूरा उत्तर प्रदेश इस चीज के लिए बड़ी खुशी मना रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रपति हमारे यहाँ से हो।